बाद फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में असम पहुंचे शिवसेना विधायकों पर सवाल पूछने पर असम के सीएम ने कहा कि उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने देश के सभी विधायकों को असम आने का निमंत्रण दिया है। आपका मुंह से सुना कि और पहुंच रहा है, तो और भी पूरा देश का जितना विधायकगण है सबको मैं आमंत्रित करता हूं, असम में आइए। वो कह रहे हैं कि आप अगर खुद मुख्यमंत्री हैं, आपको कोalition का धर्म आपको फेडरल स्ट्रक्चर समझना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा, मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और असम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। कितना दिन में सरकार बन जाएगी? मेरा पता नहीं है, लेकिन असम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए असम। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे? आप भी वेकेशन में आइए असम। शिवसेना विधायकों के बागी तेवर के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार लगभग खत्म होने की कगार पे है। वहीं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 37 और निर्दलीय 9, वहीं प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक होटल में ठहरे हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो इस वक्त 48 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं, जबकि 8 और विधायक मुंबई से निकल चुके हैं। इनमें से 3 शिवसेना के विधायक हैं और 5 निर्दलीय हैं। ऐसे में 2/3 शिवसेना का संख्या बल इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ठाकरे परिवार से बगावत करने वालों के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ता एक हो जाते हैं और ठाकरे परिवार विरोधी या शिवसेना विरोधी पोस्टर बैनर फाड़ दिए जाते हैं। लेकिन थाने और रायगढ़ के अलग अलग इलाकों में लग रहे पोस्टर अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। यहां पर शिवसेना कार्यकर्ता भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में नजर आ रहे हैं और समर्थन वाले पोस्टर लगा रहे हैं। इन पोस्टर पर उद्धव ठाकरे की तस्वीर गायब है। वहीं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और स्वर्गीय आनंद दीघे की तस्वीर के साथ एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। वहीं शिवसेना के बागी विधायकों के चलते अब महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ से कंट्रोल निकलता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच 37 बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता मान लिया है। एकनाथ शिंदे एक्शन में नजर आ रहे हैं। वहीं खुद को विधायक दल का नेता बताते हुए एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया है। शिंदे ने ये चिट्ठी महाराष्ट्र के राज्यपाल, डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सेक्रेटरी को लिखी है। वहीं राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी पर शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि एकनाथ शिंदे को 31 अक्टूबर 2019 को विधायक दल का नेता चुना गया है और वो अब भी विधायक दल के नेता हैं। शिंदे गुट ने आम सहमति से सुनील प्रभु की जगह भारत गोगावले को अपना चीफ व्हिप नियुक्त किया है। बिहार में विधानसभा का नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन ये बेहद हंगामेदार रहा। सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया और आरजेडी और वाम दलों ने सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग करते हुए जमकर हंगामा काटा। जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा परिसर में विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया है। विधानसभा भवन में राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल के विधायकों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर हंगामा किया। विधानसभा के मुख्य द्वार से पूरे परिसर में विधायकों ने प्रदर्शन भी किया और इनकी मांग है कि इस योजना को वापस ले लिया जाए, नहीं तो ये सदन से सड़क तक हंगामा जारी रखेंगे। अग्निपथ को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार युवाओं के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं है तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों। वरुण गांधी ने कहा कि राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने आगे लिखा कि क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले।
असम में बाढ़ की स्थिति गुरुवार को भी गंभीर बनी रही, जिसके चलते 7 और लोगों की मौत हो जाने से इस आपदा में अब तक कुल 108 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया है। वहीं हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बराक घाटी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और घोषणा की कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की ओर टुकड़ियां सिलचर भेजी जाएंगी। कछार जिले के सिलचर में समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, अन्य एजेंसियां बचाव अभियान चला रही हैं। देश में कोरोना की तेज होती रफ्तार अब डराने लगी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमण के 17,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना की सुपर स्पीड के बीच एक्टिव केस की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना के नए मामलों में आई तेजी के साथ ही देश में एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 90,000 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं और कोरोना वायरस को लेकर जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 17,336 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के नए मामलों में आई तेजी के साथ ही एक्टिव केस भी तेजी से उनमें बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के एक्टिव केस अब 88,284 पहुंच गए हैं। बिहार के गोपालगंज में 4 साल के बच्चे को काटने के बाद एक कोबरा सांप की मौत हो गई थी। सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हुई। लोग अंधविश्वास जैसी बातें भी करने लगे कि कोई या तो ईश्वर की शक्ति है या कुछ और भी मान रहे हैं। अब इस बात की पुष्टि होगी कि आखिर बच्चे को काटने के बाद सांप की मौत कैसे हो गई। बच्चे का ब्लड सैंपल लिया गया और जांच कराई जा रही है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो सकता है। इधर सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सनाउल मुस्तफा का कहना है कि जिस 4 साल के बच्चे को काटने के बाद कोबरा सांप की मौत हुई, वो सांप बेहद खतरनाक और जहरीला था। कोबरा सांप किसी को भी काट ले तो बिना इलाज कराए मरीज का बचना मुश्किल है। सिर्फ एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन ही है जो विषैले सांप के जहर को मारने की क्षमता रखता है। बच्चे को जब सांप ने काटा तो परिजन उसे सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे। यहां इलाज उसका शुरू किया गया और बच्चे की जान बच गई। इसमें कोई दैवीय शक्ति की बात नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्राधिकरण के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है और कर्मचारी स्ट्रीट लाइन का बल्ब लगा रहे थे जिस दौरान हादसा हुआ। क्रेन का बूम टूटने से दोनों कर्मचारी ऊंचाई से गिर गए। वहीं दोनों कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने दोनों कर्मचारी जगदीश और राहुल को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 6 भूखंडों की नीलामी के दौरान यमुना विकास प्राधिकरण को 140.97 करोड़ रुपए की नीलामी उसकी हुई है। वहीं प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर 32 और 33 में 6 भूखंड नीलाम किए गए थे, जिसमें 7,000, 10,000, 12,000 और 20,000 वर्ग के 6 वर्ग मीटर के भूखंडों की नीलामी की गई थी। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।